अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है कोरोना के अलावा? बिल्कुल जी, जैसे हम बता ही रहे हैं कि कोरोना 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 फिर शुरू हो गया है और पाकिस्तान में भी बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। कराची में 20% से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है, ये न्यूज़ आ रही है। इस्लामाबाद में 7.2% आ रही है अभी तक, जो बताया जा रहा है। लेकिन साथ साथ उसमें एक चीज और है, और वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी, फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना के पीछे स्टोरी क्या चल रही है। अब कहाँ तक ठीक है, कौन जानता है कौन नहीं जानता, पता नहीं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने और अमेरिका ने और कई दूसरे कंट्रीज ने अनाउंसमेंट कर दी है, अनाउंस कर दिया है कि जी एक बहुत बड़ा बजट उन कंट्रीज को दिया जाएगा जहां पे कोरोना की ये बीमारी फैलती जा रही है, ये वायरस ज्यादा हो रहा है और लोगों को यानी कि गवर्नमेंट को उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए एक काफी बड़ा, तगड़ा, मोटा, ताजा बजट जो है वो पाकिस्तान के लिए भी मिलने की उम्मीद है। तो बहुत से लोग पाकिस्तान में ये बात भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये बात वैसे ही फैलाई जा रही हो कि कोरोना ज्यादा हो गया है, ताकि हमें कोई मोटी मोटी सी जो है ना वो डोनेशन मिल सके और गवर्नमेंट उससे कोई कॉर्नर का प्लॉट ले ले, कोई डीएचए बना ले, कोई बाहर प्रॉपर्टी खरीद ले, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला, यही होता है ना, गड़बड़ घोटाला वो कर सके। तो लेकिन कहाँ तक ये बात सही है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर है कि ये बात क्योंकि यहाँ पे चल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं। अच्छा जी, आपसे मैंने कहा था कि हम बिल्कुल सीरीज शुरू करने लगे हैं, अब्बा डब्बा जब्बा। तो बिल्कुल एक वीक में एक जो हमारा एपिसोड होगा, एक जो हमारा शो होगा अब्बा डब्बा जब्बा, वो तो आप जानते ही हैं कि हम करेंगे जी फखर यूसुफजई के साथ। लेकिन बीच में हम एक दो और एपिसोड्स उसके किया करेंगे और वैसे बेसिकली वो न्यूज ही होगी जैसे मैं अभी कर रही हूँ। आप समझें कि ये भी अब्बा डब्बा जब्बा की ही फर्स्ट एपिसोड है और इसमें हम आपको इसी तरीके से जो यहाँ पे न्यूज चल रही होंगी वो बताएंगे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाएंगे, इसलिए कि वैसे टेंशन वाली न्यूज होती हैं, लेकिन अगर हम उनको थोड़ा सा बेहतर करके बता सके या कर सके तो कम से कम हमारे सुनने वालों को टेंशन तो नहीं होगी। लेकिन एक चीज और मैंने ये भी देखी है कि इंडिया में भी ये कहा जा रहा है कि जी कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान में ही लोग जो बातें कर रहे हैं फंड्स की और डोनेशंस की, हो सकता है वो किसी हद तक ठीक ना हो और यही बात है कि कोरोना दोबारा से फैलना शुरू हो गया हो। तो प्लीज आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, बहुत से लोग मुझे लिखते हैं, मतलब मैसेज करते हैं और ट्विटर के ऊपर भी, फेसबुक पे, और डिफरेंट लोगों के नाम बताते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी इनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। मैं इंडिया के गेस्ट की बात कर रही हूँ, तो ना पाकिस्तान के नहीं। तो उनका आप काइंडली मुझे ट्विटर अकाउंट भी लिख के भेजा करें ताकि मैं देख सकूं कि आप किसको रिकमेंड कर रहे हैं, और अगर पॉसिबल हुआ और उन्होंने आना पसंद किया और हमें लगा कि हमें बुलाना चाहिए तो हम जरूर उन गेस्ट को बुलाएंगे। आजकल तो आप जानते ही हैं कि 5 अगस्त आने वाला है, तो बिल्कुल कश्मीर कश्मीर पे ही हमारे भी शोज बन रहे हैं जो कल से आप देख पाएंगे और आप देख सकेंगे कि किस तरह से हमारे पैनलिस्ट बात करेंगे और किस तरह से अपनी अपनी साइड के कश्मीर के लिए कौन क्या कहता है। खैर हम आगे चलते हैं। आपको मालूम ही है कि नूर मुकद्दम केस चल रहा है और उसमें अरेस्ट भी किया है उस आदमी को जिसने उन्हें मारा था। इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली जो है वो अरेस्ट हो चुकी है और कार्रवाई जिसे कहते हैं वो चल रही, इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ चल रही है। उस पर देखते हैं कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। मैं हैरान था कि नूर मुकद्दम का अभी तक जवाब दी। मैंने तो मैं अपनी जिंदगी में जितनी कोशिश कर सकता था वो की है, तमाम विटनेसेस को इकट्ठा किया है, फोरेंसिक करवाया है। अब मैं उसको पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता क्योंकि इतना बड़ा सोशल मीडिया, इतनी बड़ी इस मुल्क में एक्टिव लेडीज हैं इस्लामाबाद में। सो मुझे उसके बाप को भी अंदर दिया है, उसके ड्राइवर को भी अंदर दिया है, जिससे जाफर की बात हुई है उनको भी अंदर दिया, पीछे कोई नहीं छोड़ा। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं।
اور مجھے امید ہے کہ اسے سزائے موت ہوگی۔ جی आपने सुना शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे, तो चलें देख लेते हैं। वैसे तो हमने यहाँ से एहसान उल्ला एहसान तक को निकलते हुए देखा है, जिसने कि आप सब जानते हैं कि एक स्कूल में जाकर और कितने कई सौ बच्चों को जो है वो किस तरह से मार दिया था। तो बिल्कुल आर्मी पब्लिक स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। तो वहां से जब हमने एहसान उल्ला एहसान को निकाल दिया तो फिर ये आदमी क्या चीज है। जाहिर है अगर बहुत सुना पैसे वाला है और पैसे से खा के अगर कुछ ऐसा इसको भी निकाल दिया जाए तो किसी को हैरत नहीं होगी। लेकिन खैर अच्छे की उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि कुछ बेहतरी ही आए और इस आदमी को सजा हो। साथ ही साथ जी हम बात करेंगे ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स का आप सब जानते ही हैं, आप लोग बार बार कहते हैं कि जी ओलंपिक की बात आप नहीं करती। तो जी ओलंपिक्स जो है उसमें भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के एक रिटायर्ड जनरल जो हैं वो उसके हेड लगे हुए हैं और इनका नाम है जनरल रिटायर्ड आरिफ हुसैन। जी बिल्कुल। तो जी जनरल साहब जो हैं जब ये टीम्स वापस आई, पाकिस्तान की टीम्स वहां से ओलंपिक्स में से हार कर वापस आई, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताओ तुम लोगों के मेडल कहाँ हैं। तो मैंने सुना है कि कोई एथलीट्स जो थे यानी जो खिलाड़ी थे उन्होंने कहा कि सर ये ओलंपिक था और ओलंपिक में मेडल उन्हीं को मिलता है जो जीते होते हैं या जो जीत के वापस आते हैं उनके पास मेडल होता है। ये कोई जंग थोड़ी है कि हार गए तब भी मेडल मिल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर जनरल साहब ने कोई जवाब दिया नहीं होगा, इसलिए कि वो खुद भी तो इतने सारे मेडल्स लगाते हैं। आपको पता है ना हमारे सारे फौजी बहुत सारे मेडल्स लगाते हैं और हमारे अक्सर इंडियन दोस्त पूछते रहते हैं कि वैसे ये किस बात के लगाते हैं। वैसे उसके ऊपर भी हमारे कुछ दोस्त हैं जो बेचारे ये एक्सप्लेन करते हैं कि जंग ना जीती हो तब भी मेडल लगाया जा सकता है और उसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लंबी डिटेल्स भी एक बार मुझे भेजी थी। मैं आज तक पढ़ ही नहीं पाई। आपको तो पता है पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है, तो मैंने कहा पता नहीं क्या कहानियां लेके भेज रहे हैं। खैर लेकिन खैर ये हमारे एथलीट्स को इस तरह का जवाब तो नहीं देना चाहिए था ना कि सर ये कोई जंग थोड़ी है कि जो हार के भी आप लोग मेडल लगा लेते हैं। ये तो ओलंपिक्स है, इसमें तो मेडल तभी मिलेगा जब कुछ जीतेंगे। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अब ये साहब जो हैं यानी ये जो जनरल साहब हैं जिनकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ये पिछले यानी लास्ट 17 ईयर्स से जो है ये ओलंपिक्स के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जो है वो हेड लगे हुए हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद इनको बिल्कुल भी जो है ये ख्याल नहीं आ रहा कि इनके जिस टाइम से लगे हैं 17 साल में पाकिस्तान ओलंपिक्स में कुछ भी नहीं ले पाया, कोई मेडल भी नहीं ले पाया। अरे सर कुछ तो दुश्मनों से भी सीख लिया करो। अब देखें इंडिया में कितने मेडल्स आ रहे हैं। और कल तो मैं देख रही थी वो मेरा ख्याल है टेनिस की प्लेयर हैं और उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैंने उनका कमर्शियल में जरूर देखा था कि वो क्रेडिट कार्ड लेके जाती है तो कोई ना कोई आके उनकी जगह क्रेडिट कार्ड अपना चला के और वो सामान जो खरीद रही होती है उनकी पेमेंट कर देता है। काश कोई मुझे भी ऐसा मिल जाए कि मैं जहां जाऊं आके मेरे कार्ड लाके और मुझे, लेकिन खैर वो बेचारी तो इतनी मेहनत करती हैं, मैं तो सिर्फ बकबक करती हूँ तो मेरे इसलिए ऐसा कौन करेगा। लेकिन खैर ये सब मैं अपने दुख लेके बैठ जाती हूँ, वो छोड़ें। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी सुनने में ये आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं और इनके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो कि आप सब जानते ही हैं नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनकी पहले गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की। दोनों ने ये फैसला किया है और दोनों की बातों से महसूस हो रहा है कि ये वो उसी सैलरी के ऊपर जिस सैलरी के ऊपर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर लगे हैं, यानी कि आपको पता है जूता चमकाओ पीएम बन जाओ। तो जी बिल्कुल यही स्लोगन है। तो उसके ऊपर वो बिल्कुल यही खैर ये जूता तो मुझे चाइनीज का लग रहा था। एनीवे तो मैं आपको ये बता रही थी कि दोनों उसी सैलरी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार हैं जिस सैलरी के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो कहना ये था कि बाजवा साहब को कि सर फिर क्या फायदा है प्राइम मिनिस्टर चेंज करके, इमरान खान साहब को ही रहने दें, कम से कम शुगल तो लगा रहता है ना बंदे को, कुछ हंसने को तो मिल ही जाता है। तो क्या जरूरत पड़ी है कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज करें, यही वाला चलने दें। वैसे खैर इंडिया की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और वैसे मुझे पता नहीं, मैं जो वीडियो आपको दिखा रही हूँ उसका मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है, लेकिन बस वीडियो थी तो मैंने उठा ली। और अब मैं अपने इंडियन दोस्तों से जरूर पूछना चाहूंगी कि ये हो क्या रहा है आपके यहाँ। बंद करो भाई, बंद करो।
جی آپ نے دیکھا، اگر یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہو کہ یہ جی راہل گاندھی جی جو ہیں یہ کہاں جا رہے تھے اور یہ کر کیا رہے تھے، تو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ ہمیں بہت مزہ آتا ہے دوسروں کی پڑوسیوں کی سننے میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا، پھر جب ہم ڈیبیٹس میں جاتے ہیں تو ہم بھی پھر کھینچ کھینچ کے مارتے ہیں، آپ کے یہاں یہ ہوا، آپ کے یہاں یہ ہوا، آپ کے یہاں یہ ہوا۔ تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وہ کہتے جی فری میڈیا ہونا چاہیے، اور فری میڈیا آپ کو پتا ہے کس طرح سے ہمارے یہاں فری میڈیا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسد طور کو نہ پیٹا گیا ہوتا، ابصار عالم کو گولی نہ ماری گئی ہوتی، متی اللہ جان کو اٹھا کے نہ لے گئے ہوتے اور مار پیٹ کے واپس نہ چھوڑا ہوتا، اور کئی اس طرح کے کیسز ہیں۔ لیکن جی عمران خان صاحب تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ کون سے سربراہ ملک کے آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے سربراہ ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے، یا انہوں نے ملک کی جو رول آف لا ہوتا ہے، یعنی جو بجائے قانون کی بالادستی طاقت کی بالادستی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں۔ اب میں نے اگر چوری کی ہو، میں نے لندن میں میرے اپارٹمنٹس ہوں جو چوری سے میں نے بنایا، تو مجھے سارا وقت آزاد میڈیا سے ڈر لگے گا۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آزاد میڈیا جو آزادی رائے ہے، یہ ایک جی دیکھا آپ نے، عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کتنی اچھی باتیں کر رہے تھے نا، نظر نہ لگے خان صاحب آپ کو۔ آپ نے کہا کہ فری میڈیا ہونا چاہیے، میڈیا کو بات کرنے دینا چاہیے۔ یہ سن کر میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن آپ اسی طرح کی سر باتیں تو کرتے ہیں، لیکن پھر ایکشن کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا سر، وہ آپ کا جو بنی گالا والا گھر ہے، اس کے لیے آپ نے 12 لاکھ نہیں دیے تھے اس کو لیگل کرانے کے لیے؟ نہیں؟ اچھا، میں نے کہیں سنا تھا سر ایسا۔ اور پھر وہ پیسے بھی آپ نے کہا کہ جمائمہ کے ہیں، میں نے تو خریدا ہی کوئی نہیں۔ اور سر وہ فورن فنڈنگ کیس جو آپ کا چل رہا ہے، سر تھوڑا سا بتائیں گے آپ کے اس کا کیا ہوا؟ اس لیے کہ وہ تو بڑے پچھلے 6-8 سال سے وہ کیس چل رہا ہے، اور سنا ہے کہ آپ نے اس کا رزلٹ رکوایا ہوا ہے، اس لیے کہ فورن فنڈنگ کیس میں تو گپلے ہی گپلے ہیں۔ اور اگر یہ بھی سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے نا آپ کا وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ جس وقت انہیں آپ کو ہٹانا ہوگا اس وقت وہ کیس ایک دم سامنے لے آئیں گے اور بتا دیں گے کہ جی یہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ گپلے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ آپ کو ہٹا دیں گے۔ ایسا سنا ہے سر، میں نے نہیں کہا، میں کچھ نہیں کہتی، میری تو عادت ہی نہیں سر اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں نا، وہ وہاں میڈیا میں بھی بولتے رہتے ہیں، اور سر سوشل میڈیا پہ نہیں، آپس میں بھی یہ لوگ نا جو جرنلسٹ ہیں نا بڑے والے، سر یہ جب بیٹھتے ہیں نا سر، یہ سارے وقت نا اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ فورن فنڈنگ کیس ہے، پھر اس کے بعد وہ علیمہ باجی، وہ جو آپ کی سسٹر ہے علیمہ باجی، ان کی سلائی مشین والا سر، وہ جنہوں نے سلائی مشین سے کپڑے سی کے سر اربوں بنا لیے اور ملین اور بلین ڈالرز کما لیے، تو سر وہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جی یہ بھی کرپشن ہے، اور اس کو بھی آپ چھپا رہے ہیں، اس کو بھی آپ سامنے نہیں آنے دے رہے۔ اور سر شوکت خانم جو آپ کا ہاسپٹل ہے سر، وہ تو آپ جانتا ہی ہے نا کہ اس کی تو فنڈنگ کیس جو میں پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ تو ہے ہی سر، آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، جس وقت آپ کی ضرورت نہیں ہوگی اس وقت وہ ٹھک کر کے سامنے آ جائے گا، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بینڈ بج جائے گی۔ تو میں کچھ اور میرے خیال ہے میں ٹاپک چینج کر دیتی ہوں، کچھ غلط ہو گیا میرے سے، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا نا۔ خیر میں آگے بڑھتی ہوں سر، چھوڑیں، میں میری باتوں پہ نہ جائیے گا سر، اور یہ تو میں ایڈٹ بھی کروا دوں گی ہمیشہ کی طرح، میں تو ایسے کچھ بھی کہتی ہوں۔ لیکن یہ ضرور ہے سر کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل آپ نے یہ بھی بات کی کہ جی بڑا فری میڈیا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو سر اتنا بھی فری میڈیا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، آپ جن لوگوں کو بلاتے ہیں وہ تو سب وہی ہوتے ہیں جو آپ کے جوتے پالش کرتے ہیں، جو آپ کی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ اور ابھی 2 دن پہلے سر وہ جو آپ نے انڈیا والوں کو کہا نا، ان کی جو آپ نے بتائی ہے کتنی پاپولیشن ہے، یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس کے لیے سر میں کہتی ہوں کہ آپ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا کہ انڈیا والوں کو نا سر ٹینشن دے کے مار دیں، مطلب چھوڑیں، وہ کشمیر بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور کشمیر کیا، میں کہتی ہوں ادھر ادھر ممبئی سب جگہیں خالی کر دیں گے اگر آپ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے رہے انڈیا کے بارے میں جو آپ نے 2 دن پہلے دی تھی۔ ویسے تو میں دکھا چکی ہوں، ایک دفعہ اور دکھاتی ہوں سر، پھر بات کرتی ہوں۔ ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے، جی
सर आपने देखा, ये जो आपने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है ना, मैंने सुना है कि इसकी वजह से भारत में जो है ना वो भगदड़ मच गई है, और सारे के सारे जो इंडियंस है ना वो घबरा गए हैं। और हालांकि आप तो कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन सर अच्छा किया आपने उनके लिए इस तरह की बात की, इसलिए कि एक तरीका होता है सर, अब हम 2021 में रह रहे हैं, अब क्या जंगे लड़े हैं और अब क्या हम जो है ना वो एयर स्ट्राइक करें और ये वो जासूस जसूस पकड़ते रहे उनका। सर उससे बेहतर ये है कि इनको टेंशन दे दे के ना हमने जो इनके एरियाज है ना वो हमने कवर कर लेने हैं, कब्जा कर लेने हैं, कैप्चर कर लेने हैं, क्योंकि और कोई तरीका बचा नहीं है। ये लोग डरते वरते थे नहीं पहले, लेकिन अब डरेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट सर दो तीन अगर आप और सोचें और दो तीन और अगर पेल देना सर, तो बस मजा ही आ जाएगा। लेकिन साथ साथ सर अजीब लोग हैं कुछ लोग, पाकिस्तान में ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो खेलने जाते हैं, आपको पता है खिलाड़ी होते हैं, उनका डूप टेस्ट होता है ये चेक करने के लिए कि कहीं वो तो नहीं लिया हुआ ना, तो कह रहे थे कि आपको भी स्पीच करने से पहले एक बार इस तरह का एक टेस्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन सर ये मैं नहीं कह रही, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही सर, मैं तो कहती ही नहीं उस तरह की बातें। आपको तो मेरी आदत पता ही, आप तो मुझे जानते ही है ना बहुत अच्छे से, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, और मैं इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करती। पता नहीं कौन लोग हैं जिस तरह की बातें करते हैं, मगर सर करवा लीजिएगा टेस्ट, करवाने में क्या कौन सा पॉजिटिव आ जाना है ना आपका। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि जी कुछ दिन पहले जो है मुल्क के अंदर खान साहब बड़े परेशान थे कि जी बड़ी महंगाई हो गई है, और इसी तरह की बातें कर रहे थे कि महंगाई कैसे कंट्रोल करें और ये वो। और अब अचानक से खान साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान से सस्ता मुल्क तो कोई है ही नहीं। तो इस वजह से जो है वो खान साहब की ये बात सुनकर तो लोग और परेशान हो गए हैं, क्योंकि वाकई में खान साहब अगर आपका घर कोई और चला रहा हो, कोई और आपका एटीएम कार्ड हो, आपका यूटिलिटी बिल किसी और ने भरना हो, आपका घर जो है वो किसी और ने खरीद के दे दिया हो, आपने मतलब कोई भी तरह की चीज आपको आपको अपने पैसे से कुछ ना लेना हो, सब दूसरे करके दे रहे हो, कभी जहांगीर तरीन, कभी जुल्फी बुखारी, और कभी खुसरो बख्तियार, और इस तरह के आपके तो बेशुमार एटीएम है ना, काश मेरे पास भी एक एटीएम होता। तो आप तो जानते ही है कि फिर तो आपको महंगाई महसूस ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं लगता है कि जी मेडिसिन जो हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं, यानी 500 से ज्यादा 526% मेरा ख्याल है मेडिसिन महंगी हो गई हैं आपके आने के बाद से, आपकी तशरीफ लाने के बाद से। हाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, ये छोड़े इन चीजों को, बाकी सबको, खान साहब की महंगाई को, लेकिन एक चीज खान साहब बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और वो ये कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस है, यानी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वहां पे खान साहब ने कहा है कि जी अब ये जो है ना कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होगा, उसका एक हिस्सा जो है वो कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब वहां पे इवेंट्स हुआ करेंगे, वहां पे फैशन शोज हुआ करेंगे, वहां पे फूड फेस्टिवल्स हुआ करेंगे, मतलब पैसे देकर, कोई पैसे देगा और वो हॉल या जो भी जगह है उसको लोग किराए पे ले लिया करेंगे, उसका रेंट भरेंगे, और फिर वहां पे फैशन शोज होंगे। किस तरह के फैशन शोज होंगे भाई? इस तरह के भी तो हो सकते हैं ना। अब ये देखिए, ये एक फैशन शो हुआ था इस्लामाबाद में, और लोग इतना शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं पता नहीं ये कौन लोग हैं और उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए, और सबसे बड़ी बात ये डिजाइनर कौन है। ये देखिए इस तरह के फैशन शोज जो हैं जी वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो सकते हैं, और ये मुझे कोई यूथ ही लग रहा है वैसे, मगर ये कि घबराना नहीं है किसी ने भी, सब आराम सुकून से इन यूथियों को एंजॉय करें। और जी इस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा भी निकल आएगा, जो सुना था हमने कुछ टाइम पहले कि बिजली का बिल नहीं जमा कराया, कभी खान साहब के कोई और पेमेंट रह गई होती है, और इसी तरह की मुख्तलिफ चीजें। तो आई होप कि ऐसा इशू अब नहीं होगा, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा ये, जिसपे इस तरह से जो जिसको भाड़े पे चढ़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा बस ठीक है जी यहाँ पे फैशन शो करो, फूड फेस्टिवल करो, शादी हॉल के तौर पे इस्तेमाल होगा। म्यूजिक का तो मुझे पता नहीं, इसलिए कि म्यूजिक तो हराम है, लेकिन सुनते सब है, तो म्यूजिक का कुछ होगा और इसी तरह की और चीजें होंगी। तो देखते हैं कि खान साहब जो हैं वो क्या क्या करते हैं। लेकिन ये जो फैशन शो का कहा गया है उसके लिए मौलाना तारिक जमील क्या कहते हैं? हो सकता है मौलाना साहब अपनी ब्रांड उठा के ले आए, और जो उन्होंने बनाई है, वो जो मैंने आपको दिखाया था ना बाया, उनका 25,000 रुपीज का बाया था, और क्या क्या चीजें थी, क्या पता तारिक जमील साहब का भी वहां पे कुछ भला हो जाए, और वो भी जो है वो। लेकिन हाँ मैं एक चीज तो आपको बताना ही भूल गई है, एक तो मैं ऐसी बातों में लगती हूँ ना आप लोगों के साथ, आप लोग जो है ना
बिल्कुल मुझे भुला देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में साइंटिस्ट नहीं है, पाकिस्तान में जो है वो कोई साइंस के ऊपर काम नहीं होता है। उन लोगों को शर्म दिलाने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ और देखिए कि ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट कर क्या रहा है। په سعودي کې خدا غږ ګوره د حلال بدای کې چې دغه جیب د دې ځان خاطر کې سعودي په یو دغه معاشرات ګرځ سره درکې ورته چې وير په هغه څه کې په دې بیپس دا بل دا سره بدات د تیرو باش د بل د تیرو باش ټول کار یو طرفه خلاص کړه کار یو طرفه خلاص دا څنګه ورځه کې خپل لاندې صحیح کړه जी आपने देखा کہ یہ پاکستانی سائنٹسٹ آپ کو وہ جو شلوار قمیض ہوتی ہے مطلب اس کی شلوار میں کس طریقے سے زاربن ڈال کے بتا رہا تھا اور کتنی آسانی سے ڈالا جا رہا تھا نا آپ نے دیکھا. تو بالکل ہمارے کے سائنٹسٹ کچھ اسی طرح کے نئے نئے نکالیں گے ہم اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا ہم سے امپریس ہو جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جی آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد ایک رولا پڑا ہوا ہے, ایک جو ہے مسئلہ جیسے کہتے ہیں پرابلم, ایک ایشو کھڑا ہوا ہے وہ یہ کہ جی پرائم منسٹر کس کو بنایا جائے. بہت سے لوگوں کے نام ہیں, ابھی تک باجوہ صاحب نے بھی نہیں بتایا کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ اگر کوئی نہیں مل رہا نا, عمران خان صاحب نیازی یہ کیا میں نام لے رہی ہوں, عمران خان نیازی صاحب کو اگر کوئی نہیں مل رہا تو سر کوئی ریٹائرڈ یا حاضر سروس پائلٹ لگا دیں. آپ لوگ کیا سمجھے, آپ لوگ وہ سمجھے نا کہ میں کوئی جنرل کا نام لوں گی. جی نہیں, میں ایسی کوئی اپنی فوج کا نام نہیں لے رہی, میں کہہ رہی ہوں کسی حاضر سروس یا ریٹائرڈ پائلٹ کو لگا دیں. ہمارے تو پائلٹ بھی ایسے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہی ہے, ان کے پاس وہ تو ہوتے نہیں ہیں, مطلب لائسنس تو ہوتے نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے کسی اور کام پہ لگا دیں, کیا فرق پڑتا ہے. جی لاسٹ میں ہم بات کریں گے ایجوکیشن سسٹم کی. تو ایجوکیشن سسٹم کی تو بینڈ بجی ہوئی ہے پاکستان میں, سبھی جانتے ہیں. بہت مہنگے اسکولز ہیں, بہت زیادہ فیسز ہیں, اور پرائیویٹ اسکولز کا بھی یہی حال ہے, گورنمنٹ اسکولز کا بھی یہی حال ہے. صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر لوگوں کو مارنا سکھایا جاتا ہے اور مارنے کی تربیت دی جاتی ہے, اور وہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں مدرسہ. اور مدرسے میں لوگوں کو یہ بتایا یعنی بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو مارنا کیسے ہے. اور یہ واحد ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں پڑھنے کے, جس میں سیکھنے کے آپ کو پیسے دینے نہیں پڑتے, الٹا آپ کو پیسے ملتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ الٹا سیدھا سکھایا جاتا ہے اس کے پیسے آپ کو ملتے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو دیکھ کر کبھی نہ کبھی کسی کو شرم آئے گی اور وہ ان مدرسوں کے اوپر پابندی لگائیں گے, ان مولویوں کے اوپر پابندی لگائیں گے, اور کہیں نہ کہیں جا کر پاکستان آج نہیں تو کل جو اصل ایجوکیشن ہے جو پڑھنی چاہیے, چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ جرنلزم ہو, چاہے کچھ بھی, اس پہ کام کریں گے. اور وہاں سے ڈاکٹر, انجینئر اور صحیح کے پائلٹ, یہ والے رکشے والے پائلٹ نہیں, صحیح والے پائلٹ ہمارے یہاں سے نکلیں گے. اور تبھی ہماری لیڈرشپ بھی بہتر ہوگی, تبھی ہمارے پالیٹیشنز بھی جو ہے ان کا میتھس ٹھیک ہو جائے گا, جیسے خان صاحب نے آپ کو بتایا نا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈیا والوں کو ایک بار پھر چیک کرنا چاہیے, اس لیے کہ اتنی بڑی کنٹری کے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, وہ غلط فگر کیسے دے سکتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے آپ کی پاپولیشن اتنی ہی ہو, آپ لوگوں کو نظر نہ آتی ہو. ویسے بھی ہوتا ہے نا کہ مس کر دیتے ہیں. ویسے ایک کے دو تو میں نے سنا تھا لوگوں کو نظر آتے ہیں, لیکن دو کا ایک ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نظر آتا ہو. تو چیک کریے, کیا پتا ہمارے خان صاحب نے ٹھیک ہی بات کی ہو. خان صاحب تو کبھی غلط بات کرتے کوئی نہیں ہے, اور انڈیا والے تو بس پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, ٹینشن بہت پھیلا دیا ہم نے انڈیا میں, اور یہی ہمارا مین ٹارگٹ ہی یہ تھا. اب ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خوب کھاتے پیتے رہیے گا, اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے کل کشمیر کے اوپر, 5 اگست کے اوپر, اور جی ہماری کشمیر میں جو کرکٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی. ہمارے ساتھ بہت سارے دوسرے گیسٹ ہوں گے, اور ہم آپ کو کل ہوپفلی زیادہ ویڈیوز لگا سکیں, زیادہ ویڈیوز دکھا سکیں, کیونکہ 5 تک تو ہم نے یہی کرنا ہے. بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو. گھبرانا نہیں ہے, اچھا